हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेनिन को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और लेनिन की यह लास्ट वीडियो होगी और इसमें हमें कुछ लेनिन के इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक, उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसमें कुछ हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को ऐड किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके एक्सप्लेनेशन करने की भी कोशिश हमने की है। और इस वीडियो सीरीज में आप लोग लेनिन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली एंड करेंगे लेनिन को, और साथ के साथ इसके बाद जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा लेनिन के बाद हम देखेंगे माओ को। ठीक है, माओ के बेसिक आइडियाज़ और उनके कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। पार्ट फर्स्ट में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी उसी का पार्ट सेकंड में कंटिन्यू हम उससे आगे करेंगे और देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत क्या है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी लेक्चरर या एलटी गेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जितना कि नेट के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो थियोरी ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि है क्या और किसने दिया है। ठीक है, तो लेनिन के द्वारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो लेनिन ने दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से व्यक्त किया। तो लेनिन कहता है कि दल की जो संरचना है, ठीक है, दल की संरचना या पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी जो है, इसी को लेनिन कहता है कि यही क्या है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। अब बेसिकली क्वेश्चन उठता है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को लेनिन ने एक पार्टी के रूप में व्यक्त कर दिया, तो अब उस पार्टी में कितनी फ्रीडम है, कितनी स्वतंत्रता है, कितना विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें देखते हैं। अब देखिए लोकतांत्रिक केंद्रवाद का आशय क्या है कि दल में यानी पार्टी में विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता प्रदान करने तथा दल में अनुशासन को कठोरता से लागू करने से माना जाता है। तो लेनिन कहता है कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो है यह दल में क्या होगा, दल में वाद विवाद होगी, दल में व्यक्ति को परिचर्चा करने की स्वतंत्रता होगी और दल में अनुशासन को कठोरता पूर्वक लागू भी किया जाएगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके लेनिन ने बोला कि यही क्या है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। ठीक है, इसी कारण लेनिन साम्यवादी लोकतंत्र को निर्देशित लोकतंत्र भी कहता है। देखिए निर्देशित लोकतंत्र कहने का मतलब उसका यह था कि जो पार्टी का अनुशासन है, पार्टी के जो नियम है, उसको कठोरता से लागू करने के संदर्भ में वह निर्देशित लोकतंत्र इसे कहता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी साम्यवादी दल होता है वहाँ पे एक निर्देशित लोकतंत्र जैसा ही बिहेव किया जाता है, यानी कि वहाँ पार्टी के सदस्यों को एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है और पार्टी के सदस्यों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी स्वतंत्रता मिलती है लोकतंत्र में। ठीक है, साम्यवादी लोकतंत्र में उतनी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी जितना कि उदारवादी लोकतंत्र में मिलती है। चलिए, द थियोरी ऑफ द थियोरी ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वाज गिवन बाय लेनिन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि जो थियोरी ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, तो इसका कॉन्सेप्ट लेनिन ने दिया है। ही एक्सप्रेस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी एज अ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो लेनिन कहता है कि जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वही क्या है, वही डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मीन्स providing freedom of debate and discussion in the party and strictly enforcing discipline in the party। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, इनको आप सीखते हुए चलेंगे। दिस इज वाई लेनिन कंसिडर्स कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी एज अ गाइडेड डेमोक्रेसी। ठीक है, इस संदर्भ में लेनिन कहता है कि जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी होती है वो एक तरीके से गाइडेड डेमोक्रेसी की तरह काम करती है या निर्देशित लोकतंत्र की तरह काम करती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लें, जैसे कि रूस की जो 1917 की क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति जो होती है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे।
सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से क्या होता है कि जो ये रूस की क्रांति होती है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जो रूस का शासक है जार एक स्वेच्छाचारी शासक था, एक तानाशाही शासक था। तो रूस की क्रांति होती है, तो रूस की क्रांति से इस जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत होता है और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिज्म रिपब्लिक है, इसकी स्थापना किस क्रांति के बाद हुई है? तो इसकी स्थापना रूस की क्रांति के बाद हुई है। ठीक है, अब रूस की क्रांति कितने भागों में हुई? तो रूस की क्रांति जो है 2 भागों में हुई है, मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में। ठीक है, इसी को हम अक्टूबर की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। चलिए, पहली क्रांति के स्वरूप क्या हुआ? जो मार्च 1917 में क्रांति हुई, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? और दूसरी क्रांति जो होती है अक्टूबर 1917 में, उसमें क्या होता है? तो पहली क्रांति जो मार्च 1917 में होती है, इस क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? जो रूस का सम्राट था, जार था, उसको पद से त्यागने के लिए विवश होना पड़ा, यानी उसको अपना पद छोड़ना पड़ा, तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना होती है। अब जो अक्टूबर की क्रांति होती है, यानी दूसरी क्रांति होती है, दूसरी क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई है। तो 2 क्रांतियां एक है, लेकिन क्रांति के भाग 2 हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या होता है? जार को हटाया जाता है और एक अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जाती है। जो अक्टूबर 1917 में क्रांति होती है, उस क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? जो नॉन परमानेंट गवर्नमेंट है, इसको हटाकर बोल्शेविक या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। तो इतनी चीजें आपको थोड़ी सी समझ के चलनी पड़ेंगी। वही चीजें एज इट इज इंग्लिश में दे रखा है। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द जार ended in Russia and the Russian Soviet Federative Socialist Republican was established. This revolution took place in 2 parts. First is March 1917, second one is October 1917. ठीक है, तो 1917 की जो 1970 की क्रांति है वो 2 पार्ट में है। पहला है मार्च में हुआ और सेकेंड पार्ट इसका अक्टूबर में होता है। As a result of the first revolution, the emperor was forced to abdicate and provisional government was formed. ठीक है, फर्स्ट क्रांति रेवोल्यूशन से क्या होता है कि जो वहाँ का जार था, जो एम्परर था, वहाँ का सम्राट था, उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आ जाती है या एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट आ जाती है। अब होता क्या है? अब देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी कि इसको सेकंड रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या होता है? अब इसमें होता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और इसकी जगह पर, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह पर एक बोल्शेविक गवर्नमेंट आती है, या इसी बोल्शेविक गवर्नमेंट का नाम क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर माइंड में अपने रखनी है। अब देखिए, लेनिन की क्रांति का विचार यानी बोल्शेविक क्रांति यहाँ पे देखते हैं। इसीलिए हमने ऊपर कुछ चीजों को बोल्शेविक क्रांति के बारे में समझ लिया था हमने। बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता कौन है? लेनिन है, मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक हैं। ठीक है, पहली बात आपको समझना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई, इस क्रांति का अग्रदूत कौन है, मार्गदर्शक कौन है? तो लेनिन है, और लेनिन एक मार्क्सवादी चिंतक हैं या मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेनिन ने क्रांति की रणनीति और दांव पेच का सिद्धांत भी दिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुझसे गलती हुई, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, ये नेट के पेपर में पूछा गया है कि लेनिन ने क्रांति की रणनीति के बारे में बताया कि क्रांति कैसी होगी, क्रांति की क्या रणनीति होगी, क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, है ना, दांव पेच कैसा होगा, उसका स्ट्रेटजी कैसी होगी, इन सब के बारे में लेनिन ने बताया हुआ है अपने क्रांति के विचार को लेकर के। लेनिन के अनुसार क्रांति का आशय क्या है? क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाना या परिवर्तित हो जाना ही क्रांति का संदर्भ इन्होंने लिया है। लेनिन द पैनियर ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन
is a thinker of a Marxist ideology. Lenin has also given the theory of a strategy and tactics of a revolution. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. According to Lenin, the meaning of a revolution is the transformation of a class in itself into class for itself. तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है. फिर लेनिन के द्वारा वर्ग की संकल्पना के अंतर्गत मजदूरों के साथ किसानों को भी शामिल कर लिया गया, जो कि आपने फर्स्ट वाले पार्ट में इसको देखा था कि लेनिन ने जो क्लास का कॉन्सेप्ट दिया था, वर्ग की संकल्पना का जो विचार लेनिन दिया, तो इस वर्ग की संकल्पना में लेनिन ने मजदूरों को भी शामिल किया और किसानों को भी शामिल किया. क्वेश्चन बन सकता है कि लेनिन की वर्ग की संकल्पना में केवल मजदूर आते हैं, लेनिन की वर्ग संकल्पना में केवल किसान आते हैं, तो दोनों में से क्या ऑप्शन सही होगा? तो दोनों गलत हो जाएंगे, बल्कि लेनिन की वर्ग की संकल्पना में मजदूर और किसान दोनों शामिल हैं. तो ये चीज आपको क्लियर करके चलनी है. ठीक है. लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद के विरुद्ध भी है. ठीक है, ये चीज आपको अभी आगे चल के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि लेनिन का जो शक्ति पर क्रांतिकारी तरीके से लेनिन ने जो कब्जा कर लिया वो क्या था? एक आकस्मिक यानी त्वरित परिवर्तन था शासन का. तो यह मार्क्सवादी सिद्धांत के थोड़ा सा विरुद्ध माना गया, लेकिन लेनिन ने कहा कि मैं मार्क्स की व्याख्या जो कर रहा हूं यह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कर रहा हूं. ठीक है, मैं मार्क्स का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मार्क्स के विचारों को पूर्णतः मैं आत्मसात करता हूं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए, रूस की परिस्थितियों को देखते हुए मैं मार्क्स के विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं मार्क्स का विरोध नहीं कर रहा हूं. अब देखिए जो फेमस स्टेटमेंट है, लेनिन का कथन है कि क्रांति क्या है? उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है. ये आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा. ठीक है, लेनिन ने कहा कि क्रांति क्या है? उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है. यानी कि क्रांति जो होती है इसमें जिनका शोषण होता है तो वो क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं और क्रांति में उनको उतना ही मजा आता है जितना हम लोगों को उत्सव में मजा आता है. तो ऐसा संदर्भ जो है लेनिन प्रदर्शित करना चाह रहा है. अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. ठीक है, तो क्लास के कॉन्सेप्ट में लेनिन ने किसको शामिल किया है? फार्मर्स को, अलॉन्ग विद द वर्कर्स वर इंक्लूडेड बाय देम. लेनिन सेज दैट revolutionary capture of power is a like sudden change of government and it is also against Marxism. Most important है ये. Lenin says that revolution is a celebration of the oppressed and exploited people. अब देखिए आगे लेनिन ने क्रांति के संदर्भ में और क्या बातें कही हैं. तो लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है. ठीक है, अब बुद्धिजीवी की संकल्पना आ गई है तो आपको ग्रामसी भी थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ग्रामसी ने बताया कि जो प्राधान्य की संकल्पना है, जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, उससे निपटने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा क्या किया जाएगा? समाज में क्रांति की जाएगी. कौन से समाज में? तो समाज होगा नागरिक समाज. ठीक है, अब लेनिन का मानना था कि क्रांति के प्रभावी कारणों में उत्पादन के विचार होते हैं, ना कि उसकी भौतिक परिस्थितियां. अब यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और समझना है कि लेनिन कह रहा है कि क्रांति की अगर हमें प्रभावी कारणों को समझना है कि क्रांति क्यों होती है, क्रांति के क्या कारण होते हैं, तो इसमें बताने का प्रयास करता है लेनिन कि क्रांति के प्रभावी कारणों में उत्पादन के विचार होते हैं. यानी उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादन में किसका वर्चस्व है, उत्पादन से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन में किसका फायदा है, किसका नुकसान है. ठीक है, तो लेनिन कहता है क्रांति के लिए प्रभावी कारणों में उत्पादन के विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि भौतिक परिस्थितियां. चलिए, इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के विपरीत विचारधारा को मान्यता प्रदान की, जबकि वहीं पर मार्क्स कहता था कि भौतिक परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्रांति के लिए. मार्क्स कहता है कि क्रांति के लिए विचार नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लेनिन कह रहा है कि भौतिक परिस्थितियां उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि विचार महत्वपूर्ण होते हैं क्रांति के लिए. तो इस तरीके से मार्क्स के विपरीत जो है लेनिन ने विचारधारा का समर्थन किया है, विचारों का समर्थन किया है. मार्क्स ने कहा कि विचारधारा क्या है? मिथ्या चेतना है, मिथ्या चेतना है, फॉल्स कॉन्शसनेस है ये.
ठीक है, मिथ्या चेतना है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि विचारधारा जो होती है वो केवल और पूंजीपतियों की विचारधारा होती है। पूंजीपति लोग जो हैं विचारधारा का प्रयोग करते हैं, आइडियोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वे शोषण को वैलिड कर सकें, शोषण को प्रधानता दे सके। लेकिन मार्क्स ने कहा, लेकिन लेनिन ने कहा कि विचारधारा जो होगी वो सर्वहारा वर्ग की भी हो सकती है। ठीक है, लेनिन ने कहा कि जो विचारधारा होगी वो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का समर्थन किया। लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना आप। Lenin presented a new theory of a revolutionary work of intellectuals. Lenin believed that the effective causes of revolution are the ideas of production, not its the material condition or a physical condition. ठीक है, तो लेनिन कहता है कि अगर रेवोल्यूशन करनी है तो उसके लिए आइडिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना कि मटेरियल या फिजिकल कंडीशन। Thus, Lenin recognized the ideology opposite that the of Marx. इस तरीके से मार्क्स के विचारधारा के विपरीत जो है, मार्क्स के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में इसने एक नई मान्यता दी आइडियोलॉजी को। अब देखिए उपनिवेशवाद के संदर्भ में लेनिन का क्या विचार है, लेनिन का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, भारत जैसे उपनिवेशवादी देशों के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण मार्क्स की मान्यता से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए भारत जैसे देशों में मार्क्स चाहता था कि यहाँ पर उपनिवेशवाद बढ़े, क्योंकि मार्क्स कहता है कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद जितना ज़्यादा प्रभावी होगा उतनी ज़्यादा क्रांति होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि मार्क्स कह रहा है कि उपनिवेशवाद जब बढ़ता जाएगा, पूंजीवाद जब बढ़ता जाएगा, साम्राज्यवाद जब बढ़ता जाएगा तो शोषण भी बढ़ता जाएगा। जब शोषण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मजदूर वर्ग का जब शोषण होगा तो क्रांति भी इतनी ही जल्दी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है कि लेनिन के विचार क्या हैं, मार्क्स के विचारों से यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। लेनिन के अनुसार पूंजीवादी आज के युग में प्रगतिशील नहीं है, बल्कि क्या है, शोषणकारी है। तो लेनिन कह रहा है कि जो आज का कैपिटलिज्म है, जो आज का पूंजीवाद है, वो प्रगतिशील नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वह क्या कर रहा है, वह लोगों का, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। अब इस पूंजीवाद से निम्नलिखित कमियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा उपनिवेशवादी देशों का शोषण किया जा रहा है। अब देखो लेनिन बताने का प्रयास कर रहा है कि पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो रहा है, जो क्लास कंसिस्टेंस है वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि लेनिन कहता है कि जहां पे पूंजीवाद जा रहा है, पूंजीवाद जाने के कारण वहां के मजदूरों का शोषण थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मजदूरों को फायदा भी उतना ही हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मजदूरों के अंदर चेतना नहीं आ पा रही है, मजदूरों के अंदर समझ विकसित नहीं हो पा रही है कि उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि मजदूरों का भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत विकास पूंजीवाद कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए उपनिवेशवादी देशों में, तो लेनिन कहता है कि जहां पे उपनिवेशवादी देश हैं, जो देश उपनिवेशवाद के शिकार हैं, वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन पूंजीवादी देशों में वर्कर्स का, गरीबों का उतना शोषण नहीं होता है जितना शोषण उपनिवेशवादी देशों में गरीबों का होता है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझ के चलना है। लेनिन्स point of view in the context of a colonial countries like India is a different from a Marx belief. According to Lenin, capitalism is a not progressive in today's era, but is exploitative. The following flaws are arising due to this capitalism. Class consciousness is not being created in the capitalist countries and colonial countries are being exploited. ठीक है, तो यहां पर लेनिन कह रहा है कि क्लास कंसिस्टेंस वहां नहीं आ पा रहा है जहां पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसका उतना शोषण नहीं होता है वहां पर, जितना शोषण कॉलोनियल कंट्रीज में सर्वहारा वर्ग का होता है, उतना शोषण कैपिटलिस्ट कंट्रीज में उनका नहीं होता है। इसीलिए जो है क्रांति या वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगला पॉइंट आपका क्या होगा, लेनिन और एम एन रॉय के बीच में
विवाद क्यों होता है। ठीक है, लेनिन भी मार्क्सवादी विचारक हैं, एम एन रॉय भी मार्क्सवादी विचारक हैं। आप जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एम एन रॉय को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मानवेंद्रनाथ रॉय। ठीक है, लेनिन के अनुसार, लेनिन कहता है कि भारत में साम्यवादी क्रांति के लिए जो है सर्वहारा वर्ग यानी साम्यवादी दल को बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए, और क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग करेगा। अब लेनिन और एम एन रॉय के बीच यह डिबेट छिड़ जाता है। लेनिन से मिलने एम एन रॉय जाते हैं रशिया, तो एम एन रॉय जब लेनिन से मिलते हैं तो लेनिन कहता है कि भारत में साम्यवादी क्रांति होनी चाहिए। ठीक है, और भारत में साम्यवादी जो क्रांति होगी वो सर्वहारा वर्ग करेगा, लेकिन सर्वहारा वर्ग किसका सहयोग लेगा, बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस का यानी अमीरों का सहयोग लेगा। लेकिन एम एन रॉय कहते हैं कि नहीं, एम एन रॉय ने लेनिन की इस विचार को नकार दिया, और एम एन रॉय ने कहा कि अब यहाँ पे देखिए, एम एन रॉय के अनुसार भारत में जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका क्या हो चुका है, पर्याप्त विकास हो चुका है और वह स्वयं क्रांति करने में सक्षम है। अतः आगे क्या कहते हैं एम एन रॉय, एम एन रॉय कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस का सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सर्वहारा वर्ग का विकास हो चुका है। जबकि लेनिन कह रहा है कि भारत में जो साम्यवादी क्रांति होगी उस क्रांति में कांग्रेस का सहयोग सर्वहारा वर्ग को लेना चाहिए। लेकिन लेनिन कह रहे हैं सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए बुर्जुआ वर्ग का सहयोग लेना चाहिए, लेकिन एम एन रॉय जो हैं लेनिन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बात को लेकर के डिबेट छिड़ा हुआ है, विवाद फैला हुआ है। ठीक है, तो एम एन रॉय और लेनिन में मुख्य विवाद यही है कि लेनिन कहता है कि जो भारत में साम्यवादी क्रांति होगी उस क्रांति में कांग्रेस का सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का सहयोग लेना चाहिए सर्वहारा वर्ग को। लेकिन एम एन रॉय कहते हैं कि भारत में सर्वहारा वर्ग का प्रॉपर तरीके से विकास हो चुका है, इसीलिए सर्वहारा वर्ग जो है कांग्रेस का साथ नहीं लेगा, सर्वहारा वर्ग स्वयं क्रांति अपने आप से करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या है, यही विवाद का मूल मुद्दा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेनिन, फॉर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन इंडिया द प्रोलिटेरिएट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी शुड कोऑपरेट विद द बोर्जुआज क्लास यानी कांग्रेस, एंड द रेवोल्यूशन विल बी लेड बाय द प्रोलिटेरिएट क्लास। तो इस संदर्भ में दोनों के बीच क्या होता है, एक डिबेट फैलता है, डिबेट छिड़ जाता है। लेनिन कहता है कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा उसमें बुर्जुआज क्लास को भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन एम एन रॉय कहता है कि नहीं, एम एन रॉय ने इसे क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है, एम एन रॉय ने इस बिलीफ में विश्वास नहीं किया, इस मान्यता से वह सहमत नहीं था जो लेनिन कहना चाह रहा था। फिर अब आगे लेनिन कहता है कि प्रोलेटेरिएट जो क्लास है इन इंडिया में, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है और वह इनफ कैपेबल है कि कैरिंग आउट अ रेवोल्यूशन इट्स ओन। ठीक है, कि वह अपना स्वयं क्रांति कर सकता है, सेल्फ रेवोल्यूशन कर सकता है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बुर्जुआज क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको कांग्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोलेटेरिएट क्लास जो है इंडिया में वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, कैपेबल है, इसलिए उसको किसी तरीके की किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो नीड कोऑपरेट विद द बुर्जुआज क्लास। ठीक है, तो एम एन रॉय और लेनिन के बीच यही मेन डिबेट है, इसको आप जरूर समझ के चल लें, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने जो ये पीपीटी बनाया हुआ है इसमें PYQ का भी मैंने बेस लिया हुआ है कि PYQ के आधार पर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स पूछा गया है, उन सारी चीज़ों को मैंने समराइज करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएंगी। अब लेनिन की आलोचना क्यों की जाती है इसको देखते हैं। तो लेनिन की आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं रोजा लग्जमबर्ग। ठीक है, जिन्होंने रूस की क्रांति की क्या की, कड़ी आलोचना की। देखिए, जो वोल्शेविकवाद यानी रूस में जो क्रांति होती है किसके नेतृत्व में होती है, लेनिन के गाइडेंस में रूस में रेवोल्यूशन होता है 1917 में। ठीक है, और इस रेवोल्यूशन में वोल्शेविक क्रांति में, या कह लें कि इस क्रांति में, रूस की इस क्रांति में
लेनिन ने जिस दृष्टिकोण को अपनाया उस दृष्टिकोण की आलोचना की है रोजा लग्जमबर्ग ने। ठीक है, रोजा कहती हैं कि लेनिन ने मार्क्स की मान्यताओं का पूरी तरीके से खंडन किया है, मार्क्स की मान्यताओं का पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन लेनिन ने अपनी सफाई दी। लेनिन ने कहा कि मैं मार्क्स की मान्यताओं का बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो मार्क्स ने अपने विचार दिए थे 19वीं शताब्दी में, उस समय के विचार अलग थे। आज जरूरत क्या है, आज 20वीं शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी में रूस की परिस्थितियां अलग है, तो हमें जरूरत है परिस्थितियों के अनुसार क्रांति करने की। ठीक है, तो अब देखिए रोजा लग्जमबर्ग एक मार्क्सवादी विचारक हैं। अब क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने गलती कहा की थी एग्जाम में कि पहली बार जब सिलेबस अपडेट हुआ था रोजा लग्जमबर्ग के बारे में, मुझे खुद इतना आइडिया नहीं था। आई थिंक 2018 या 2017 के पेपर में जब भी सिलेबस अपडेट हुआ था, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। ठीक है, तो मैंने रोजा लग्जमबर्ग को टिक कर दिया था कि ये 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। तो वो एक गलती से मिस्टेक हो चुकी थी मुझसे, लेकिन आप लोग ये गलती ना करें एग्जाम में, है ना। लेकिन फिर भी मेरा उस टाइम पे जेआरएफ क्लियर हुआ था। सोचो, अब रोजा एक मार्क्सवादी विचारक हैं, ना कि 9 मार्क्सवादी, ये कट्टर मार्क्सवादी हैं। ठीक है, कट्टर, बिल्कुल मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं में इनका विश्वास है, या परंपरागत मार्क्सवादी विचारक हैं, या कट्टर मार्क्सवादी विचारक हैं, या क्लासिकल मार्क्सिज्म से ये जुड़ी हुई हैं, ये नियो मार्क्सिज्म से नहीं जुड़ी हुई हैं रोजा लग्जमबर्ग। ठीक है, चलिए अब देखिए रोजा की आलोचना क्या है, ये देखते हैं। रोजा के अनुसार दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। रोजा कहती हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसमें सत्ता का क्या हुआ, केंद्रीकरण हो गया, दल का केंद्रीकरण हो गया। दल और सत्ता की सारी शक्तियां साम्यवादी दल में आ गई हैं। ठीक है, साम्यवादी दल में आ गई हैं, इसीलिए यह क्रांति सही नहीं थी, यह क्रांति गलत थी, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है लेनिन की। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलती है रोजा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बजाय दल का अधिनायकत्व हो गया है। अब रोजा कह रही हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, ठीक है, जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति होती है, उसमें सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व कहीं भी नहीं था। सर्वहारा वर्ग ने कहीं भी अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, बल्कि सर्वहारा वर्ग के नाम पर वर्चस्व किसका स्थापित हो गया, साम्यवादी दल का हेजीमनी आ गया। तो इसलिए भी लेनिन की आलोचना जो है रोजा ने की है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, तीसरी आलोचना क्या करती हैं, रोजा ने स्वतः स्फूर्ति क्रांति का समर्थन किया। रोजा कहती हैं कि क्रांति जो है अपने आप से होना चाहिए, ना कि किसी दल के नेतृत्व में या कोई मोटिवेट करे तब क्रांति हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। रोजा के अनुसार मार्क्स के विचार मूलतः कैसे थे। रोजा के अनुसार मार्क्स के विचार जो थे वो लोकतांत्रिक थे, जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का लेनिन ने क्या कर दिया, विनाश कर दिया, क्योंकि जो लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया, ऐसा रोजा लग्जमबर्ग कहती हैं। क्योंकि रोजा कह रही हैं कि मार्क्स तो मूलतः लोकतांत्रिक विचारक था वो, जबकि जो सोवियत संघ में क्रांति होती है किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में, तो उस सोवियत संघ की संस्थाओं का विनाश कर दिया गया, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको विनाश कर दिया गया। कैसे, क्योंकि सारी शक्तियां एक दल में समाहित हो गई। वो दल कौन सा था, साम्यवादी दल। ठीक है, साम्यवादी दल में सारी शक्तियां आ गई, सर्वहारा वर्ग का कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, जबकि महत्व होना चाहिए था मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का, जैसा कि मार्क्स का विचार था। लेकिन लेनिन ने क्या किया, सर्वहारा वर्ग के महत्व को नेग्लेक्ट किया और दल के महत्व को ज्यादा प्रभावशाली माना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रोजा कट्टर मार्क्सवादी थी, उन्होंने पूंजीवाद के विनाश को बहुत ही अपरिहार्य माना, बहुत ही जरूरी माना, तथा उन्होंने संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की। किस संशोधनवाद की, जिन्होंने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया। ठीक है, लेनिन जैसे विचारकों ने मार्क्स की मूल मान्यताओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया, लेकिन पूर्णतः नहीं किया। ये बात ध्यान रखना कि जो लेनिन, स्टालिन और ग्राम्स्की है ना, इन सब विचारकों ने जो मार्क्स के विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, तो उस विचारों को लेकर के, उन परिवर्तन को लेकर मार्क्स की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं, और उन परिवर्तन को इन्होंने विरोध किया कि जो मार्क्स के मूल विचारों में परिवर्तन किया गया, रोजा ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि रोजा लग्जमबर्ग की बुक कौन सी है। ठीक है, रोजा लग्जमबर्ग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बोल्शेविकिज्म। रोजास क्रिटिसिज्म इज एज फॉलोज। पहला इन्होंने क्या क्रिटिसिज्म किया? अकॉर्डिंग टू रोजा, पावर एंड अथॉरिटी हैव बिकम सेंट्रलाइज्ड इन द पार्टी। तो रोजा कह रही हैं कि जो रसिया में बोल्शेविक क्रांति होती है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है, उसमें पावर और अथॉरिटी किसके पास चली जाती है? पार्टी के पास चली जाती है। जबकि पावर और अथॉरिटी जानी किसके पास थी? प्रोलिटेरिएट क्लास के पास। प्रोलिटेरिएट क्लास के पास पावर और अथॉरिटी जानी थी, जबकि चली किसके पास गई? पार्टी के पास चली गई। ठीक है, सेकंड वन कह रही हैं कि इंस्टीड ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट देयर हैज बीन डिक्टेटरशिप ऑफ अ पार्टी। रोजा कह रही हैं कि उस बोल्शेविक क्रांति में डिक्टेटरशिप आनी चाहिए थी किसकी? प्रोलिटेरिएट क्लास की, यानी मजदूरों की, जबकि आ गई किसकी डिक्टेटरशिप? दल की आ गई, पार्टी की आ गई। नेक्स्ट रोजा कहती हैं कि रोजा सपोर्टेड स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन। ठीक है, रोजा कह रही हैं कि जो रेवोल्यूशन होना चाहिए वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ना कि आउटर फोर्स कोई हो, उस आउटर फोर्स से रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रेवोल्यूशन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अकॉर्डिंग टू रोजा, मार्क्स आइडियाज आर बेसिकली डेमोक्रेटिक, वेयर एज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर डिस्ट्रॉयड इन सोवियत यूनियन। रोजा कह रही हैं कि जो मार्क्स का आइडिया था बेसिकली कैसा था? वो डेमोक्रेटिक था, लेकिन जो सोवियत यूनियन में जो रेवोल्यूशन होती है 1917 में, 1917 में, ठीक है, उस रेवोल्यूशन में क्या किया गया? जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे लेनिन के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसलिए जो है क्रिटिसिज्म करती हैं। रोजा वॉज अ स्टाउंच मार्क्सिस्ट। स्टाउंच मतलब कट्टर। ठीक है, रोजा एक कट्टर मार्क्सिस्ट थी, स्टाउंच मार्क्सिज्म थी, जुड़ी हुई थी। सी कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म इनएविटेबल एंड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द रिविजनिज्म। ठीक है, इन्होंने जो एक अमेंडमेंट हुआ मार्क्स के आइडियाज़ में, थोड़े बहुत जिन्होंने भी चेंजेस किए, उनका इन्होंने क्या किया? क्रिटिसिज्म किया। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो सीक्वेंस वाइज दे रखा है, इनको आप प्लीज़ याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट 2018 में। अभी आपको ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899 में, व्हाट इज टू बी डन 1901-1902 में लिखी गई। मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म 1909 में लिखी गई। ठीक है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ अ कैपिटलिज्म, ये 1916 में लिखी गई। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में लिखी गई। टू टैक्टिक्स ऑफ अ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी इनकी बुक्स हैं, और इन बुक्स को आप सीक्वेंस वाइज जरूर याद रखें, क्योंकि एक बार एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, तो उम्मीद है कि आगे भी अब चांसेस बढ़ सकते हैं पूछने के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेनिन की कुछ बुक्स को आप याद रखेंगे और सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस पीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीजीटी के पेपर में आए हुए हैं। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, यूपी पीजीटी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ मिले जुले क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है? PYQ के बेस पर है, और इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैंने इसमें कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, सारे क्वेश्चन PYQ के बेस पर हैं, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, अब PYQ क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और जितने भी हमारे 14-15 क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा V.I. लेनिन, ठीक है, कि कम्युनिस्ट पार्टी की संगठनात्मक ढांचा उनकी थीसिस पर आधारित है।
जिसे सबसे प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठनात्मक संरचना है उसकी, संगठनात्मक जो ढांचा है उसका, वो उनकी थीसिस पर आधारित है। वो थीसिस कौन सी थीसिस है? ठीक है, तो वो थीसिस क्या समाजवादी साम्यवाद है? तो नहीं। क्या साम्राज्यवाद है? नहीं। क्या लोकतांत्रिक समाजवाद है? या तो बिल्कुल सही है मार्क्सवादी साम्यवाद, तो ये भी नहीं होगा। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ V.I. Lenin's Communist Party is based on his thesis best known as democratic socialism। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, लेनिन के द्वारा वकालत की गई कि राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ पोलिश मार्क्सवादी विचारक जो रोजा लग्जमबर्ग हैं, इनके द्वारा की गई आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, अब लेनिन ने जो वकालत की अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर, उसके खिलाफ रोजा लग्जमबर्ग ने लेनिन की कौन सी आलोचना की है? ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि एकमात्र क्रांति सिर्फ राज्य के बिना होगी। तो आपको देखो, मैं एक चीज आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं जो एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो। जैसे कि कभी इस तरीके से स्टेटमेंट हो ABCD, जैसे ABCD 4 तरीके से हैं इसमें। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको एकमात्र शब्द दिख जाए, केवल शब्द दिख जाए, तो वो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज ये कब लागू होता है? ये 99% केसेस में लागू होता है। कभी कभी ये 1% केस में लागू नहीं होता। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो अब सर कहोगे कि आपकी सर केवल तो आया हुआ है, ये गलत होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 99% केसेस में सही होता है, लेकिन 1% केसेस में ये गलत भी हो जाता है आपका ये ट्रिक। ठीक है, तो ये कि आपको जब कोई कुछ भी ना पता हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एकमात्र शब्द दे रखा है, तो आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगानी है। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया, किसने? रोजा लग्जमबर्ग, कि लेनिनवादी तरीके विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। फिर उन्होंने तर्क दिया कि यह मजदूर वर्ग को पार्टी के संरक्षण में रखेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि रोजा ने कहा कि जो मजदूर वर्ग हैं, लेनिन ने मजदूर वर्ग को पार्टी के अंडर में रख दिया, जबकि स्वतंत्रता मजदूर वर्गों को मिलनी चाहिए, जबकि क्रांति मजदूर वर्ग करेगा। लेकिन क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किसके हाथ में दे दिया? पार्टी के हाथ में दे दिया। तो यही स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म लेवल्ड by Polish Marxist Rosa Luxemburg against the political ideology advocated by Lenin। ठीक है, she argued that the only, ठीक है, यहाँ पे only वर्ड दिख गया तो गलत हो गया। ठीक है, she argued that the Leninist methods are doomed to fail, तो ये भी गलत है। she argued that it would place the working class under the tutelage of the party, तो ये बिल्कुल सही है। ये वाला फिर जब एक ही सही है तो अपने आप डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया है कि राज्य संस्था की आवश्यकता शोषक का शोषण करने के लिए है? शोषक का शोषण करने के लिए है। तो अभी आप लोग लेनिन पढ़ रहे हैं, तो लेनिन बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, देखिए मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब कभी भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को लेकर, जैसे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं, चाहे वो 20 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो। ठीक है, वैसे ही मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें लेनिन को फिर से करवाऊंगा। तो लेनिन में जो क्वेश्चन और ऐड होंगे वो नए इनपुट ऐड होंगे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो बुक के रेफरेंस से करवाऊंगा, उस बुक से रेफरेंस लूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा वहां से अलग अलग बुक के माध्यम से। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस सेट और बेहतर होगी। इसीलिए अभी जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये PYQ के बेस पर है। ठीक है, Who among the following gave the idea that the institution of the state is needed to exploited the exploiter? तो V.I. Lenin। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेनिन जो 1870 और 1924 तक रहा है, ठीक है,
लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करके उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया तथा रूस में क्रांति के द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना किसने की? लेनिन ने की। कुछ एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश मैंने की है। लेनिन के लिए जोसेफ स्टालिन की प्रसिद्ध उक्त कथन क्या है कि लेनिनवाद साम्राज्यवादी एवं सर्वहारा वर्गीय क्रांति के युग का क्या है? यह मार्क्सवाद है। तो यह कथन किसका है? स्टालिन का फेमस स्टेटमेंट है। अब एक आपके सिलेबस में स्टालिन नहीं दे रखा है, लेकिन लेनिन है सिलेबस में, तो लेनिन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं जो स्टालिन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या बुखारिन से जुड़ा हुआ हो, या अलग कोई ऐसा थिंकर हो जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए आपको स्टालिन के भी स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे कि लेनिनवाद साम्राज्यवादी एवं सर्वहारा वर्गीय क्रांति के युग का क्या है? यह मार्क्सवाद है। यह कथन किसका है? तो स्टालिन का कथन है, ठीक है। लेनिन का मानना है कि राज्य की आवश्यकता शोषक का शोषण करने के लिए है। तो यही क्वेश्चन था और यही आपको आंसर करना था, ठीक है। लेनिन 1870 इसका जन्म होता है और 1924 में यह मर जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन मार्क्स प्रिंसिपल इन डिटेल एंड गेव प्रैक्टिकल फॉर्म टू those principles and established communist society to revolution in Russia. Joseph Stalin's famous statement for Lenin is that Leninism is a Marxism of the era of imperialist and proletarian class revolution. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना लीजिए। लेनिन बिलीव्स दैट ऑल स्टेट नीडेड टू एक्सप्लॉइटेड द एक्सप्लॉइटर, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपको और यही आपको आंसर करना था, ठीक है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। सारी चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ठीक है, एक्सप्लेन उसको नहीं किया है। अब देखिए, लेनिन के द्वारा मार्क्स के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान किया गया, ठीक है। लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और उसकी कार्यप्रणाली के लिए सही योगदान कौन सा था? वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत, गलत। उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण, गलत। अधीनस्थ के नेतृत्व का सिद्धांत, गलत। वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण, ये दोनों मिलाकर होगा कहीं भी स्टेटमेंट में तो सही होगा, क्योंकि वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत भी लेनिन ने दिया है, उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण भी लेनिन ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। तो डी वाले ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट या दोनों इसके थियरी मिलती हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following was main contribution made by Lenin to the theory and methodology of the Marxism? Theory of Vanguard Party इसने दिया है, लेकिन इसमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो देखना है। थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म ये भी दिया है इसने। थियोरी ऑफ सबऑर्डिनेशन, थियोरी ऑफ वैनगार्ड पार्टी एंड थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो डी वाला ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका। लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण का योगदान किया गया था, ठीक है। अब लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जिसे मार्क्स ने पूंजी में किया था और साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के नियमों को उजागर किया था। तो उसी सिद्धांत को लेनिन ने आगे विश्लेषण कर दिया। द थ्योरी ऑफ अ वैनगार्ड पार्टी एंड द थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ अ colonialism were contributed by Lenin to the theory of methodology of Marxism. Lenin continued the analysis of the capitalist mode of production that Marx had made in Capital and revealed the law of economic and political development under the condition of imperialism. तो जो इंपीरियलिज्म के कंडीशन के अंदर जो मार्क्सिज्म ने जो अपना थ्योरी दिया था उसी को लेनिन ने एनालाइज करने का कोशिश किया है, ठीक है। अब कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? व्हाट इज टू बी डन आपने देखा था, लिखी गई है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन लिखी गई है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये भी लिखी गई है। तो फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये नहीं लिखी गई है, ये है एटिन बॉल्बर की बुक है, ठीक है। किसकी बुक है? एटिन बॉलिबर, ठीक है, एटिन बॉलिबर की बुक है। ये फ्रांसीसी विचारक है, ये फ्रांसीसी थिंकर है, ठीक है।
व्हाट इज टू बी डन लेनिन की है, ये फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म नहीं लिखी गई है, ये एटिन बॉलीवर की है, एटिन बॉलीवर, ठीक है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। किसने बोला है? तो लेनिन ने बोला है, ये लेनिन की बुक भी है, ठीक है। लेनिन, इंपीरियलिज्म इज द हाई लास्ट स्टेज या हाईएस्ट स्टेज ऑफ अ कैपिटलिज्म, हु सेड? तो लेनिन, ठीक है। अब कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, आपको यहां से देखना है। जैसे कथन क्या है कि लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवादी को नकारता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेनिन का जो शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा हुआ यह आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान था, यानी तुरंत परिवर्तन हुआ शासन में, और यह मार्क्सवाद के सिद्धांत को नकारते हुए किया है, ठीक है। क्योंकि जो लेनिन ने यह शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा किया, ये किसके माध्यम से किया? यह दल के माध्यम से किया, जबकि मार्क्स जो है दल को समर्थन नहीं देता था। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखें, कथन तो सही है बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं या तर्क देखते हैं क्या है। मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति अपने हाथ में ले लेगी, तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि मार्क्स का विचार जो था कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग जो है, ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो है शक्ति अपने हाथ में, बुर्जुआ वर्ग से अपने हाथ में शक्ति शांतिपूर्ण तरीके से नहीं लेगी, बल्कि क्रांतिकारी तरीके से लेगी, बल्कि हिंसक तरीके से लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। लेनिन्स रेवोल्यूशनरी seizure power is a tantamount to the sudden regime change to the sudden regime change and negates Marxism। तो बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्स थॉट दैट द कम्युनिस्ट पार्टी वुड टेक पावर पीसफुली। नहीं, मार्क्स ने कभी भी नहीं कहा कि जो सर्वहारा वर्ग होगा वो कभी भी शासन को या पावर को पीसफुली टेक करेगा, बल्कि मार्क्स कहता है कि वो रिवोल्यूशनरी तरीके से टेक करेगा पावर को, क्रांतिकारी तरीके से, वॉयलेशन करके लेगा, हिंसक तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन सही है, असर्शन गलत है। रीजन अ ट्रू, असर्शन इज अ फॉल्स। लेनिन की रचनाओं को क्रम में लगाना है, कौन सा कथन सही है, इस क्रम को लगाने के लिए आपको देखना है कि क्या क्या इसमें सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो इसमें आपको रीजन असर्शन में चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसकी बुक आई डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया आई थी, फिर इसके बाद आई थी व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बुक आई थी मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म, फिर उसके बाद आई थी सोशलिज्म एंड वॉर। यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी बुक्स, ठीक है। यहां से आप एक स्टैटिक्स लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, एक बुक इसमें नहीं आई है जो एग्जाम में पूछा गया है, कि जैसे मैंने एक बुक ऐड नहीं किया है, वो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐड हो गया है क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने ऐड नहीं किया सोशलिज्म एंड वॉर, ठीक है। सोशलिज्म एंड वॉर भी किसकी बुक है? तो लेनिन की ये पुस्तक है, और मैंने बुक्स वाले सेक्शन में ये ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो चीज़ पीपीटी में छूट जाएगी, जो चीज़ पीडीएफ में रह जाएगा, वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसीलिए ओवरऑल आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होइए कि कुछ चीज़ें पीपीटी में रह गई तो क्वेश्चन में आपको कवर कर दिया जाएगा, है ना। सारी चीज़ों को आप एक जगह पे मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेनिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। वित्त पूंजीवाद का उदय है साम्राज्यवाद की विशेषता, पूंजी का निर्यात ये भी साम्राज्यवाद की विशेषता है, अंतरराष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवाद संघों का निर्माण तो ये भी पूंजीवाद की विशेषता है, साम्राज्यवाद की विशेषता है। तो विश्व साम्राज्यवादों में राष्ट्रों का संघ होगा, तो यह जो है साम्राज्यवाद की विशेषता लेनिन ने नहीं बताई है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेनिन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इम्पीरियलिज्म। तो राइज ऑफ फाइनेंस कैपिटल ये है, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मोनोपोली कैपिटलिस्ट एसोसिएशन ये भी है। तो लीग ऑफ वर्ल्ड इंपीरियलिस्ट नेशंस तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में कभी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। इन क्वेश्चंस को जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारा एक टारगेट है कि हमें कोर्स को पूरा कराना है और कुछ प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रख देना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाऊंगा एग्जाम के पहले, लेकिन अभी टारगेट क्या है कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं मैराथन क्लास लाऊं, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैराथन क्लास लाऊं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में होगा, ये बात ध्यान रखना, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जो बुक है वो रोजा लग्जमबर्ग की है, क्योंकि रोजा कैसी विचारक हैं, एक मार्क्सवादी विचारक हैं, कट्टर मार्क्सवादी हैं। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ द कैपिटल इनकी बुक है। द ऑथर ऑफ बुक द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, तो रोजा लग्जमबर्ग की ये बुक है। तो रोजा ने लेनिन की आलोचना भी की है, इसलिए इस बुक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, तो लेनिन ने कहा है। ठीक है, हु सेड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इज द एसेंस ऑफ मार्क्स थियरी, तो लेनिन का स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने ऐड करने की कोशिश की है। लेनिन की रचना स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो 1917 में लिखी गई, इस पुस्तक में संशोधनवादियों के विचारों का तीव्र विरोध किया गया है, जिसमें वे मार्क्स की हिंसात्मक क्रांति के स्थान पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। तो लेनिन की आलोचना इस पुस्तक में की गई है। ठीक है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक में लेनिन ने मार्क्स के विचारों में थोड़ा बहुत संशोधन किया है, जिसके बाद लेनिन की आलोचना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है, हालांकि वे अपने विचारों को मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुरूप ही बताते हैं। लेनिन कहता है कि हमारा जो विचार है वो मार्क्स के सिद्धांत के अनुरूप है, लेकिन लेनिन ने जो स्टेट एंड रेवोल्यूशन बुक लिखी, इसमें थोड़े बहुत मार्क्स के विचारों में परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो मार्क्स का मूल विचार था, क्या विचार था मार्क्स का मूल विचार, कि हिंसात्मक क्रांति होगी, लेकिन लेनिन ने क्या कर दिया, हिंसात्मक क्रांति के बजाय लोकतांत्रिक क्रांति कर दिया, और परिवर्तन जो होगा वो धीरे धीरे होगा। लेकिन मार्क्स ने कहा कि परिवर्तन हिंसात्मक और त्वरित रूप में होना चाहिए, लेकिन लेनिन ने कहा कि क्रांति जो होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी, संवैधानिक तरीके से होगी, क्रांति का नेतृत्व साम्यवादी दल करेगा। तो मार्क्स के कुछ विचारों में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से मार्क्स लेनिन की आलोचना होती है। ठीक है, और आलोचना होने के बाद लेनिन कह रहा है कि मेरे विचार जो है मार्क्स के विचारों से पूर्णतः मेल खाते हैं, मैं मार्क्स का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ। संशोधनवादियों के इस प्रयास का विरोध करते हुए लेनिन ने स्पष्ट किया है कि हिंसात्मक क्रांति के पश्चात ही सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर वे में समझते हुए चलना है। ठीक है, लेनिन्स वर्क स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो 1917 में लिखी गई थी, स्ट्रांगली अपोजेस the view of the revisionist in which they support gradual socio-economic change in the democratic and constitutional way instead of Marx's violent revolution. However, he describes his views as a being in line with the Marxist theory. Opposing this effort of the revisionist, Lenin has clarified that the essence of Marx theory is the dictatorship of the proletariat after the violent revolution. ठीक है, इस तरीके से मार्क्स के विचार जो थे वो लेनिन के विचारों से मिलते जुलते हैं, लेनिन के विचार जो है वो मार्क्स के विचारों से पूर्णतः मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेनिन ने कभी भी कहीं भी यह नहीं कहा कि मैंने मार्क्स के विचारों में परिवर्तन किया है। लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई है, तो लेनिनवाद की खोज स्टालिन के द्वारा की गई है। लेनिनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय स्टालिन। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई? स्टालिन के द्वारा की गई। लेनिन ने समाजवादी क्रांति के विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, लेनिन ने समाजवादी क्रांति के विचार को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को प्रैक्टिकली रूप से चलाने के लिए मार्क्स के विचारों में कुछ परिवर्तन किया, जिसकी वजह से लेनिन की आलोचना भी की जाती है। ठीक है, अब वो विचारों में कौन कौन से परिवर्तन किए? तो लेनिन ने मार्क्सवादी चिंतन में 3 नए विचारों का समावेश किया। क्या क्या? विचारधारा को शामिल कर दिया, विचारधारा की भूमिका पर लेनिन ने बल दिया, जबकि मार्क्स ने विचारधारा को नकार दिया था। साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को लेनिन ने स्वीकार किया। ठीक है, फिर तीसरा है साम्यवादी दल की भूमिका। लेनिन के विचारों एवं सिद्धांतों को आगे चलकर लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है, जबकि मार्क्स ने दल की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग जो होगा वही क्रांति का नेतृत्व करेगा, जबकि लेनिन ने कहा कि सर्वहारा वर्ग नहीं बल्कि साम्यवादी दल जो है क्रांति का नेतृत्व करेगा। लेनिन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टालिन, सॉरी लेनिनिज्म was discovered by Stalin. Lenin presented a new interpretation of Marxist theory to give practical form to the idea of socialist revolution and to the run of socialist system practically. ठीक है, Lenin included 3 new ideas in Marxism या Marxist thinking. 3 new ideas क्या क्या हैं? रोल ऑफ आइडियोलॉजी को इसने एक्सेप्ट किया, जबकि मार्क्स ने रोल ऑफ आइडियोलॉजी को नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया या डिनाई कर दिया। एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल को इसने एक्सेप्ट किया और रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन्स आइडियाज एंड प्रिंसिपल लेटर कैम टू द नोन एज अ लेनिनिज्म। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो लेनिन ने साम्यवादी दल की भूमिका को स्वीकार किया, कम्युनिस्ट पार्टी के रोल को जो एक्सेप्ट किया, यही आगे चलकर लेनिनवाद या लेनिनिज्म के नाम से भी जाना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? यह आपको मैंने बताया था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पीडीएफ में आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। तो ये लेनिन ने बोला है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट रेवोल्यूशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल? तो लेनिन ने ऐसा बोला है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के लिए प्रभावी कारण है? मैंने आपको पहले बताया था कि लेनिन कहता है कि क्रांति के लिए विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति। उत्पादन की भौतिक स्थिति को मार्क्स महत्वपूर्ण मानता है क्रांति के लिए, जबकि लेनिन कहता है क्रांति के लिए विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेनिन आपका सही हो जाएगा। फॉर हुम आइडिया एंड नॉट मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर द इफेक्टिव काजेज ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो लेनिन का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको इसको एग्जांपल दिखा देता हूं तो अब आपको बिलीव हो जाएगा। ये देखिए, जो अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि जो अभी क्रांति के लिए प्रभावी कारण क्या माने जाते हैं? विचार, ना कि उसकी भौतिक परिस्थितियां। ये मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बोला था भी था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। ये वाला कथन लेनिन का कथन है कि क्रांति जो है उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। ये नेट के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज को, हर एक एक लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक एक लाइन जो है एक इतना एनालिसिस तरीके से बनाया गया है कि वो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक एक चीज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आएंगी वो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं, थोड़ा सा आपको एक शेयर का बटन दबाने में कुछ आपका नहीं आता और लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यू कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो ही, साथ के साथ मेरे चैनल की भी ग्रोथ होती रहे।
जिससे कि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो आई थिंक माओ के ऊपर होगा। माओ को पढ़ेंगे, फिर माओ के बाद 3-4 चैप्टर और आपका रह जाएगा और जल्दी से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।